हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें मिलकर ये समस्याएं सभी। देखिए, आप समझ सकते हैं यहाँ पर किसी ऐसी वस्तु की या इंसान की या देश की चर्चा की जा रही है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है था हम क्या थे, क्या है और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारें समस्याएं सभी के कौन कौन सी समस्याएं हैं, आओ इनके बारे में हम जानें। इससे अगर मैं कहूँ तो आपको एक अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं नेट पाठ्यक्रम में आने वाली हमारी कविता भारत भारती, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। देखिए, पिछली कक्षा में हमने आपसे चर्चा की थी मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय के बारे में, उनका जीवन के बारे में बताया, उनके माता पिता के बारे में बताया, उन्होंने कैसी कैसी कौन कौन सी रचनाएं लिखी। इन सब का जिक्र मैंने आपसे पिछली वीडियो में किया था। इस वीडियो के माध्यम से आज जो मूल पाठ्यक्रम है नेट का, उसमें आने वाली जो रचनाएं हैं उनको मैंने चूज़ किया है। देखिए, दिसंबर 2026 में जो एग्ज़ाम होना है उसको क्लियर करना हमारा मेन गोल होना चाहिए। तो सिलेबस हमें जो हिंदी का है वो अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर हम क्या है अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत भारती को। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता है। देखिए, कविता की जो मेन बात है क्या है, कविता 3 खंडों में विभक्त है। कौन कौन सा खंड है? अतीत खंड, देखिए बोर्ड में मैंने मेंशन किया है, फिर है वर्तमान खंड और है भविष्य खंड। अर्थात इन खंडों के नाम से ही आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कविता बताने वाली है किसके बारे में, भारत के अतीत का जिक्र करेगी, वर्तमान का भारत के, और भारत के भविष्य का। क्या अभी जो मैंने आपको पंक्तियां बताई वो इसी पर आधारित थी। इस कविता का जो केंद्रीय भाव है वह यही है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारे मिलकर ये समस्याएं सभी। तो देखिए, हम कौन थे अतीत खंड, क्या हो गए वर्तमान खंड और क्या होंगे हमारा भविष्य खंड। तो ये केंद्रीय भाव है इस कविता का, जो भारत की चर्चा इसमें करेगा। भारत कैसा था, कैसा हो गया है और कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा होगी। तो पहले ही हमने आपसे केंद्रीय भाव आपके सामने रख दिया है इन पंक्तियों के माध्यम से। तो आगे आप जब आप मूल पुस्तक से कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, हाँ कविता या मैथिली शरण गुप्त जो कवि है वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, इस कविता का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस कविता के माध्यम से ही मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि प्राप्त हुई। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि राष्ट्रकवि की उपाधि उन्हें मिली हुई थी। क्यों? क्योंकि स्वदेश प्रेम उनकी नस नस में भरा था और उस स्वदेश प्रेम को जगाने का काम उन्होंने, जागृत करने का काम, उस चेतना को जागृत करने का काम उन्होंने इस कविता भारत भारती के माध्यम से किया। हालांकि उनकी एक दो कविताएं और हैं जो राष्ट्र प्रेम से संबंधित है, किंतु एक आप जानते हैं कि एक आइकॉनिक वर्क हमारा होता है किसी भी लेखक का या किसी भी फील्ड से अगर आप होते हैं जो हमें पहचान दिलाता है, तो ये एक ऐसी ही कविता है जिससे मैथिली शरण गुप्त को पहचान उनकी बनी। देखिए, कविता क्या है, 1912 में कविता लिखी गई। कविता का खंड क्या है, इसको महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य क्यों कहा जाता है? देखिए, एक तो कविता बड़ी बहुत है, जब आप मूल पुस्तक से पढ़ेंगे आप देखेंगे इतनी मोटी एक छोटी सी बुक है, बहुत पेजेस की है, लगभग 100-150 पेजेस की कविता है। तो इसको महाकाव्य इसलिए भी कहा जाता है। दूसरा, इसमें जो भाव है, जो छिपा हुआ भाव है, भारत का जो ये वर्णन कर रहे हैं, इसकी वजह से भी इसे क्या है, महाकाव्य कहा गया। दूसरा, कविता का उद्देश्य क्या है, तो अगर उद्देश्य की चर्चा की जाए भारत भारती कविता की, तो उद्देश्य है इसका राष्ट्र प्रेम या स्वदेश प्रेम जागृत करना। इस कविता के माध्यम से क्या दिखाना चाह रहे हैं कवि, जो स्वदेश प्रेम है या जो राष्ट्र प्रेम है उसको जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी सांस्कृतिक चेतना है, सांस्कृतिक चेतना को जागृत करना। इस कविता का
दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या है, जो सांस्कृतिक चेतना है, हमारी कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं इंडिया की, जो हमारे भारत की रही हैं, जो खो गई थी कहीं औपनिवेशिक शासन के दौरान, उसको जागृत करना इसमें क्या है, इस उद्देश्य है। तो देखिए, हमने आपको बताया भारत भारती कविता है, 3 भागों में विभक्त है, 3 खंडों में। केंद्रीय भाव क्या था हमने आपको बता दिया, और इसी केंद्रीय भाव से आप तीनों खंडों को आराम से समझ सकते हैं। महाकाव्य इसे कहा जाता है। उद्देश्य क्या है, राष्ट्र प्रेम या स्वदेश प्रेम जागृत करना, सांस्कृतिक चेतना को जगाना। अब देखिए, जो कविता में अतीत खंड है, अतीत खंड, अगर अतीत खंड की बात की जाए तो देखिए, अतीत खंड जो चर्चा करता है, वह क्या करता है, भारत के स्वर्णिम इतिहास की चर्चा करता है। इतिहास की चर्चा कि कैसा हमारा भारतवर्ष था, राज्य रजवाड़े थे, किस प्रकार एकता थी या नहीं थी, ये सब अतीत खंड के माध्यम से इन्होंने बताया है। इसमें देखिए, भारतवर्ष की श्रेष्ठता को इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है महर्षि शरण गुप्त ने। वहीं वर्तमान खंड की अगर चर्चा की जाए तो देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान हमारे देश में क्या क्या परिवर्तन आए, किस प्रकार अंग्रेजी शासकों ने हमें लूटा, क्या हमने प्रयास किए, किस प्रकार हमारे देश के लोग आज हमसे जा मिले, किस प्रकार उन्होंने हम पे शासन किया, इस सब की यहाँ पे चर्चा की है। कॉलोनियल रूल जिसको आप कहते हैं, औपनिवेशिक शासन की चर्चा, अर्थात किस प्रकार उपनिवेश जब हमारे देश में था, कॉलोनीज यहाँ पे बनी हुई थी अंग्रेजों की, उन्होंने हमारा शोषण किस प्रकार किया, एक चर्चा यहाँ पर जो वर्तमान खंड है उसमें की गई है। अगर वही हम भविष्य खंड की बात करें तो भविष्य खंड के माध्यम से हमें महर्षि शरण गुप्त बता रहे हैं कि भारत वर्ष कैसा होना चाहिए। वो यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि ऐसा होगा, वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भारतवर्ष कैसा होना चाहिए, क्या उनके सपने हैं, किस प्रकार की वो देश को देखना चाहते हैं, इसकी चर्चा भविष्य खंड में उन्होंने की है। देखिए, महर्षि शरण गुप्त पर महात्मा गांधी का जो है प्रभाव रहा। महात्मा गांधी की विचारधारा से यह प्रभावित रहे। देखिए, महात्मा गांधी की विचारधारा क्या थी, मानवतावाद, सत्य, अहिंसा, ये सब महात्मा गांधी की विचार आप जानते हैं, गांधीवादी दर्शन जिसको हम कहते हैं वो है। तो उसी का प्रभाव किस पर, महर्षि शरण गुप्त पर भी रहा, और इसी का प्रभाव उन पर रहा, तभी उन्होंने ये रचना जो है लिखी, इस कविता को उन्होंने लिखना शुरू किया। देखिए, कविता बहुत बड़ी है, आपकी सहूलियत के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। अगर आपको कविता से जुड़ी कुछ पंक्तियाँ चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, वो मैं आपके सामने जो पद्य होते हैं अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर कविता की भाषा की जाए, देखिए कविता का सार तो यही है, अगर कविता का सार आप जानना चाहते हैं तो कविता का सार यही है जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद आती है कविता के जो है कला पक्ष की बारी। कला पक्ष में क्या है, तो खड़ी बोली में लिखी गई बोली में रचित रचना, खड़ी बोली में रचित रचना है, और खड़ी बोली को ही इस कविता ने एक आधार प्रदान किया। इस कविता के द्वारा जब खड़ी बोली को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उसको सराहा भी गया। देखिए, कोई कोई रचना हमारे साहित्य में या किसी भी ऐसी होती है जो कई चेंजेस लेके आती है, जैसे कि ये कविता, इस कविता ने खड़ी बोली को क्या है, लोकप्रिय बनाने का जो है बहुत एक अच्छे लेवल पर कार्य किया। इसमें ऐसे ऐसे शब्दों को महर्षि शरण गुप्त जी ने
प्रयोग किया जो जनता के सामने आए, और एक खड़ी बोली में जो खड़खड़ाहट थी उसको इस कविता ने क्या है कम करने का प्रयास किया। लोगों ने खड़ी बोली को अपनाना शुरू किया। पहले आप जानते हैं कि कई थे, अपभ्रंश थी, पुरानी हिंदी थी, फिर हिंदी, ऐसे कर करके आप जानते हैं कि खड़ी बोली का विकास हुआ। तो खड़ी बोली का विकास भारतेंदु से शुरू हुआ, उसके बाद ही ये समय आना शुरू हुआ इनका। तो देखिए खड़ी बोली भारतेंदु के समय इतनी फेमस नहीं हुई जितनी इस कविता के माध्यम से हुई। तो ये कविता है। फिर देखिए अगर इसमें स्वर की बात किया जाए तो औज स्वर है इसमें। और स्वर का अर्थ होता है कि एक दंदना कर एक आवाज निकालना कि हाँ मतलब अगर भारत है तो मुझे मेरा भारत ऐसा ही चाहिए। ये इसको क्या हो गया, इसके अतीत मेरा देश का अतीत इतना अच्छा था, आज इस देश को क्या हो गया है कि ये ऐसा हो गया है, और मेरा सपना है कि आने वाले समय में मेरा देश भारत ऐसा बने। तो उसको कहते हैं हम औज स्वर। जब हम किसी की चले आ रहे जो पैटर्न्स होते हैं उनका खंडन करते हैं, आप जानते हैं घर में भी जब आप किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो आपके आवाज़ में एक जोश आ जाता है। तो ऐसे ही इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें एक जोश है जो दिया गया है। तो भारत भारती यही एक कविता है, इसको पढ़िए। इसका सार क्या है वो हमने आपसे चर्चा की। इस कविता को आपको अगर याद करना है तो वो पुस्तक लाइए, उसमें से एक दो बार पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको इसके पद्य चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। दिसंबर 2026 को टारगेट करते हुए मैंने कक्षाएं शुरू की हैं। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए भारत भारती की चर्चा हो चुकी है। मैथिली शरण गुप्त की जिन्होंने कविता लिखी उनकी चर्चा हमने कल पिछली वीडियो में की थी। अब दूसरी जो इनकी कविता है साकेत नव सर्ग है, उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।